लाइबा आपने देखी थी क्लास कल की? आई मीन जी लास्ट। ऐसे मैं देखी थी। समझ आई थी आपको? जी आ गई थी। ठीक है। इसके अलावा जो क्लास में नहीं थे लास्ट, अगर उनको लास्ट क्लास की कोई समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछ लें, नहीं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। मुझे ये कंफर्म कर दें मेरी स्क्रीन शो हो रही है सबको? जी ऐसे भाई आ रही है। ठीक है। पता नहीं किस किस साइड से लोग ज्वाइन करते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आती। वैसे भी इस मंथ की ये लास्ट क्लास है। अभी नेक्स्ट मंथ से जो क्लास होगी उसमें जो जीमेल आईडी रजिस्टर्ड है जिसकी उससे जो आएगा उसी को मैं एक्सेप्ट करूँगा। जो ऐसी जीमेल से आएगा जो रजिस्टर्ड नहीं होगी उसको मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा। ठीक है, तो सारे ये मेक श्योर कर लेना, जब वो जो फॉर्म था ना जो सबने फिल किया उसमें जो जीमेल आईडी मेंशन थी उसी से सब नेक्स्ट टाइम जो है वो मीटिंग में आएंगे। और दूसरा, अगर कोई अपनी जीमेल चेंज कर चुका है तो वो मुझे इन्फॉर्म कर दे कि मैं इस जीमेल से आऊँगा, तो मैं उसको उस शीट में अपडेट कर दूँगा। थोड़ा सा पिछली क्लास का हम जो है वो एक रिव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने कोर्स में जो हमने आज चीज़ें पढ़नी है। पिछली क्लास में जो लोग नहीं थे यूट्यूब से उन्होंने देख लिया होगा, लेकिन एक छोटा सा रिव्यू मैं ये दे देता हूँ कि हमने डू फॉलो नो फॉलो का पढ़ा था। डू फॉलो नो फॉलो मतलब लिंक जूस। जब किसी लिंक से हमको पास होता है और हमको लिंक इक्विटी मिल जाती है, उस लिंक को हम कहते हैं डू फॉलो लिंक। और जिस लिंक से हमको लिंक जूस पास नहीं होता, गूगल क्रॉलर क्रॉल नहीं करता, उसको हम कह देते हैं नो फॉलो लिंक। यानी गूगल क्रॉलर जिस लिंक को क्रॉल करे और हमको उससे लिंक इक्विटी मिले। ठीक है। फिर उसके बाद वर्डप्रेस का मैंने बताया था एक फ्रेमवर्क है जिससे हम जो है वेबसाइट्स को क्रिएट करते हैं, वेबसाइट्स को। उसके अंदर हमारी आसानी के लिए ये एक फ्रेमवर्क बनाया गया, क्योंकि एक वेबसाइट को रन करने, एक वेबसाइट को बनाने के लिए एक डेवलपर की ज़रूरत होती है। बहुत सी वेबसाइट्स के अंदर लैंग्वेजेस होती हैं जिससे वो मिलकर बनती है। अगर हम किसी फ्रेमवर्क को यूज़ ना करें तो उन वेबसाइट्स को बनाने के लिए हमको उन लैंग्वेजेस का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है। अब हम वर्डप्रेस की बात जब कर रहे थे, तो किसी भी वेबसाइट के वर्डप्रेस के बैकएंड पर जब हमको जाना पड़े तो उस वेबसाइट के एंड पर हम एक कमांड देते हैं, उसके यूआरएल के आगे wp admin। ये जो लाइन है ये हम लिखते हैं बैकस्लैश के बाद। जहाँ पे .com .org या जहाँ पर भी उस वेबसाइट की डोमेन नेम एंड हो रही होगी उस जगह पे हम जो है बैकस्लैश लगाएंगे और साथ wp-admin लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था मेटा टैग्स। मेटा टैग्स क्या होता है? गूगल के ऊपर जो टैग्स नज़र आ रहे होते हैं, यानी जब हम कुछ गूगल में सर्च करें, जिस तरह मैं अगर यहाँ पर सर्च करता हूँ बाय मेंस पर्स इन रावलपिंडी, तो नीचे जितने भी रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं उसमें एक तो ऊपर टाइटल है और नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन है। इसको हम कहते हैं मेटा टैग्स, जिसमें मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन आ जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद मेटा टाइटल जो है उसकी लेंथ, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो ये डॉट 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 एंड पे नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब है कि इस मेटा टाइटल की लेंथ जो है वो ज़्यादा है, जिस वजह से पूरा टाइटल यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो हमको मेटा टाइटल लिखते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसकी टाइटल की जो लेंथ है हमको जहन में रखना है और उसके मुताबिक हमको मेटा टाइटल लिखना है, ताकि वो टाइटल अपनी लिमिट से बाहर ना रखे। सेम ही सिनेरियो इसके डिस्क्रिप्शन का होता है। ठीक है। तो मेटा टाइटल की लेंथ 50 टू 55 और मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ 150 टू 160 करेक्टर्स होते हैं। फिर उसके बाद हेडिंग टैग्स का मैंने बताया था H1 से लेकर H6 तक 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग टैग होता है वो H1 होता है, यानी जो हमारे पेज का टाइटल भी होता है। H1 पूरे पेज में ओनली वन टाइम यूज़ होता है। एक पेज के अंदर H2 अगर हम यूज़ करें, यानी दो दफ़ा अगर H1 की हेडिंग, सॉरी H2 कह दिया, अगर दो दफ़ा हम H1 की हेडिंग यूज़ करेंगे तो ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि गूगल क्रॉलर को H1 से ये पता चलता है कि टाइटल, सॉरी, जो आर्टिकल है वो किस चीज़ के बारे में है या वेब पेज जो है वो किस चीज़ के बारे में है। इसके बाद जो
H1 के अंडर जितनी भी हेडिंग्स आएंगी वो सारी H2 होगी। फिर अगर कोई ऐसी बात होती है जो H2 हेडिंग के अंडर हो रही है वो H3 होगी, और इसी तरह ये सारी हेडिंग्स का जो है वो एक सिनेरियो होता है। फिर उसके बाद इंटरनल लिंक का मैंने बताया था कि ऐसा लिंक जो उसी वेबसाइट के किसी दूसरे पेज के अंदर हो। यानी अगर आपकी एक वेबसाइट है जिसका नाम है youtube.com फॉर एग्जांपल, और इसके अंदर आपने किसी टॉपिक के अंदर लिंक लगाया है जो उसी वेबसाइट का है, तो वो इंटरनल लिंक होगा। और एक्सटर्नल लिंक यानी उस पेज के अंदर ऐसा लिंक जो आपकी उसी सेम साइट का ना हो बल्कि किसी दूसरी साइट का हो, किसी दूसरी डोमेन का हो। ठीक है, तो ये टॉपिक्स जो हैं हमने कवर किए थे। इसके बाद यूज़ ऑफ कीवर्ड इन द पेज, एक कीवर्ड को हम अपने पेज के अंदर, वेब पेज के अंदर कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, ये चीज़ मैंने पिछली क्लास में ओवरव्यू तो दिया था, लेकिन अभी मैं दोबारा जो है वो आपको बताता हूँ कि एक कीवर्ड को हम अपने उसके वेब पेज के अंदर कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। एक कीवर्ड अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कैश फॉर कार्स ब्रिस्बेन, ये एक मैंने कीवर्ड लिखा। ये मैं यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ, डायरेक्ट वेबसाइट क्यों नहीं खोल रहा, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि जो कीवर्ड है उसको हमने सिर्फ वेब पेज के अंदर ही नहीं यूज़ करते बल्कि मेटा टैग्स के अंदर भी यूज़ करते हैं। अब आप देखें कैश फॉर कार ब्रिस्बेन यहाँ पर है, तो अगर मैं इसको सर्च करूँ कैश फॉर कार्स ब्रिस्बेन, तो देखें ये कीवर्ड आपको इस मेटा टाइटल के अंदर भी मिल रहा है, इस डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। फिर उसके बाद एग्जैक्ट कीवर्ड आपको दूसरे मेटा टाइटल में लिख मिल रहा है। फिर इसकी डिस्क्रिप्शन में अगर हम आ जाएं कैश फॉर जंक कार ब्रिस्बेन, इसके अंदर भी आ रहा है, एक छोटे से वर्ड का इजाफा है लेकिन कीवर्ड ये वही सेम है। इसी तरह जितने भी नीचे रिजल्ट्स हैं उनके अंदर आपको ये चीज़ एक सेम देखने को मिलेगी कि इनके मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड है। तो इसका मतलब है कि आपकी सबसे पहले तो आ गया मेटा टैग्स के अंदर। ठीक है, मेटा टैग्स कौन कौन से होते हैं हम आपको बता चुके हैं। उसके अंदर सबसे पहले हो गया मेटा टाइटल, और इसका दूसरा हो गया मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक हो गया। अब इसमें आ जाते हैं हम पेज के अंदर। वेब पेज के अंदर अगर हम जाते हैं तो ये मैंने वेब पेज खोल लिया, तो जो सबसे ऊपर जो उसका टैग होता है उसका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो H1 टैग होता है। इसके अंदर भी कैश फॉर कार्स ब्रिस्बेन वही वाला कीवर्ड लिखा हुआ है जो यहाँ पर मेंशन था। मैं कोई ऐसी वेबसाइट खोलता हूँ जिसमें मैं ये सिलेक्ट कर सकूँ इसको। इस पे थोड़ा सा ना सिक्योरिटी लगी हुई है जिस वजह से मैं इस कैश फॉर कार ब्रिस्बेन को हाईलाइट नहीं कर पा रहा। अच्छा, ये पेज खुला। कीवर्ड हमारा क्या था, कीवर्ड मैं ऊपर लिख लेता हूँ, कैश फॉर कार्स ब्रिस्बेन हमारा कीवर्ड था। और इस वेबसाइट का यूआरएल जो हमने खोला है वो है, ये यूआरएल भी मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अब देखें ये कीवर्ड सबसे पहले तो आ गया मेटा टैग्स में, जिसमें मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन हो गई एक चीज़। दूसरा, ये कीवर्ड आ गया आपके यूआरएल में। ये देखें इसका जो यूआरएल बना है इसके अंदर भी सेम कीवर्ड है, कैश फॉर कार ब्रिस्बेन। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में मैं लिख देता हूँ यूआरएल। तीन जगहों का मैंने अभी तक बताया मेटा टैग्स में, फिर उसके बाद यूआरएल में। मेटा टैग्स के अंदर दो चीज़ें आ गई, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। अब इसके ये जो फर्स्ट वाली हेडिंग है ये इसका H1 टैग है। इसके अंदर भी आप देखें ये कीवर्ड आपको मेंशन हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं इसका। नेक्स्ट आ गया इसके H1 टैग्स के टैग के अंदर इसका कीवर्ड। फिर इसमें अब नीचे आ जाएं हम, तो आपको कीवर्ड इसका नीचे हेडिंग कंटेंट के अंदर भी नज़र आएगा। कंटेंट के फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर कैश फॉर कार्स ब्रिस्बेन, तो आ गया नीचे कंटेंट में कीवर्ड का यूज़। फिर इसके बाद ये जो वीडियो है, वीडियो का अगर आप टाइटल देखें ये भी कैश फॉर कार ब्रिस्बेन है। तो इसका मतलब है कि अगर वीडियो अंदर है तो वीडियो का टाइटल उसमें भी हम कीवर्ड का यूज़ कर लेते हैं। फिर इसके बाद इस इमेज को जो आप देख रहे हैं, इस इमेज का एक ऑल्ट टैग होता है जो मैंने आपको बताया था पीछे के। इमेज का जो है ऑल्ट टैग हम लगाते हैं, उसके अंदर हम कीवर्ड इंसर्ट करते हैं। तो जितनी भी इमेजेस हैं उनके ऑल्ट टैग के अंदर कीवर्ड आ जाता है, तो ऑल्ट टैग में कीवर्ड आ गया। ठीक है, इसके बाद हम इस पेज को अगर ओवरव्यू करें इसमें और क्या चीज़ आ जाती है। ठीक है, यही चीज़ें। तो ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, ये हमारा कीवर्ड था कैश फॉर कार ब्रिस्बेन। सबसे पहले तो ये आ गया यूआरएल में, फिर उसके बाद ये कीवर्ड आ गया मेटा टैग्स में,
फिर उसके बाद ये कीवर्ड यूज़ हो जाता है H1 टैग के अंदर। फिर उसके बाद नीचे जो कंटेंट है उसके अंदर भी यूज़ हो जाता है ये कीवर्ड। H1 टैग का मतलब है कि हेडिंग्स में, ठीक है, H1 के अंदर ही सिर्फ हम यूज़ नहीं करते, H का कोई भी टैग हो उसमें H1 2 3 4 आ जाता है, क्योंकि एक पेज जो है वो एक कीवर्ड के ऊपर टारगेट नहीं होता, एक पेज एक से ज़्यादा कीवर्ड्स के ऊपर टारगेट हो जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सेम इंटेंट के कीवर्ड होते हैं, जिस तरह इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपने अगर एक कीवर्ड लिखा बाय पर्स इन रावलपिंडी, ठीक है, अभी इसी का एक अगर मैं सेम इंटेंट का कीवर्ड कोई और बताऊं तो वो होगा बेस्ट पर्स, बेस्ट प्लेस टू बाय पर्स इन रावलपिंडी। इन दोनों का इंटेंट तो सेम है ना, इसमें भी हम पर्स बाय करने की बात करें, इसमें भी पर्स बाय करने की बात करें। अब इन दोनों कीवर्ड के लिए हम डिफरेंट पेजेस नहीं बनाएंगे, बल्कि इन दोनों कीवर्ड्स को हम ऐसे पेज पर टारगेट करेंगे जिस पेज के अंदर हम जो है पर्स सेल कर रहे हो। तो डिफरेंट इंटेंट के कीवर्ड्स को यूज़ करने का सिनेरियो यही है, उसके पीछे की लॉजिक भी यही है कि वो सारे कीवर्ड्स जो आपके उस पेज के इंटेंट को फुलफिल कर रहे हों उसको हम एक ही पेज के ऊपर जो है वो टारगेट करेंगे। ये जब जिस टाइम आप एक प्रॉपर किसी वेब पेज को क्रिएट करेंगे या अपने किसी प्रोडक्ट का पेज बनाएंगे, या आप जब अपने किसी ऐसे वेबसाइट को एनालाइज करेंगे जिसके अंदर उसके कीवर्ड्स को प्रॉपर्ली टारगेट किया गया, तब आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाएगा। लेकिन अभी इस चीज़ के बताने का सिनेरियो ये था कि आपको अगर कोई वेब पेज दिया जाता है तो आपको ये पता चल जाए कि ये वेब पेज जो है किस कीवर्ड के ऊपर टारगेट किया गया। अब लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर कोई और पेज खोलता हूँ, जिस तरह मैंने खोल लिया यहाँ पर ये वाला पेज मैं खोल लेता हूँ। अब आपको तो नहीं पता कि ये वाला पेज जो है वो टारगेट किस पर हुआ हुआ है, किस कीवर्ड के ऊपर टारगेट हुआ हुआ है। तो इसको देखने के लिए आप लोगों को उन्हीं जगहों पर जो है वो कीवर्ड्स को ढूंढना है जो जगह मैंने बताई हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया कि आपको सबसे पहले इसका यूआरएल देखना है, लेकिन ये चूंकि यूआरएल ही होम पेज का है तो होम पेज के यूआरएल के ऊपर जो है वो अगर तो डोमेन सेम कीवर्ड से मैच कर रही है तब तो वो हो जाएगा, लेकिन अगर डोमेन कीवर्ड से मैच नहीं कर रही तो होम पेज का एड्रेस चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये लकीली जो है डोमेन का नाम और कीवर्ड का नाम हमारे सेम है, इसलिए यहाँ पर ये मैच कर रही है। तो आप सबसे पहले देखेंगे उसका यूआरएल, फिर उसके बाद आप उसके आ जाएंगे हेडिंग टैग के अंदर। उसके अंदर से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वाली जो वेबसाइट है ये किस कीवर्ड के ऊपर टारगेट कर रही है। इसी तरह आप उसके देख लेंगे मेटा टैग्स कि ये किस मेटा टैग्स के ऊपर लिखी गई है। ये जिस तरह मेटा टैग के अंदर हमको साफ नज़र आ रहा है कैश फॉर कार ब्रिस्बेन लिखा हुआ है, और इसके यहाँ पे भी, तो इन चीज़ों से आपको ये बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है कि ये वेबसाइट किस कीवर्ड के ऊपर जो है वो रैंक करने की कोशिश की गई है, और हमें कौन से कीवर्ड्स को जो है वो चूज़ करना है, क्योंकि जो वेबसाइट्स ऑलरेडी फर्स्ट पर बैठी हुई है उन्होंने बेस्ट कीवर्ड्स को ही चूज़ किया होता है। तो उनको देखकर उनकी हेल्प लेके हम अपने कीवर्ड रिसर्च को भी एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। आई होप ये चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि एक वेबसाइट के अंदर कौन सा कीवर्ड जो है वो यूज़ किया गया है उसको रैंक करने के लिए। तो बस और क्या। जी ठीक है। और दूसरा यूज़ ऑफ कीवर्ड इन पेजेस, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट आ गया कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी क्या है? कीवर्ड डेंसिटी का मतलब है कि आपका जो कीवर्ड है उसको आपने कितने टाइम अपने कंटेंट के अंदर यूज़ किया है, ठीक है। यानी अगर आपका कीवर्ड है कैश फॉर कार ब्रिस्बेन, जिस तरह मैंने ये लिखा, तो ये कैश फॉर कार ब्रिस्बेन आपने अपने पूरे कंटेंट के अंदर कितनी बार यूज़ किया है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर सर्च करूँ, कंट्रोल एफ से हम सर्च कर सकते हैं इसके, तो आप देखें इसको मैंने यूज़ किया है एक और दो बार यूज़ किया पूरे कंटेंट के अंदर। एक यहाँ पे यूज़ किया हुआ है और दूसरा यहाँ पे नीचे इसके फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर यूज़ किया हुआ है। इसकी डिफरेंट वेरिएशन हो सकता है यूज़ की हो, जिस तरह कार बायर फॉर कैश इन ब्रिस्बेन यहाँ पे यूज़ हुआ है, फिर ये कार रिमूवल सर्विसेज यूज़ हुआ है, फिर सेल यूर अनवांटेड कार्स फॉर कैश यूज़ हुआ है। फिर इसको अगर हम पढ़ते जाएँ तो हमको खुद ही पता चलता जाएगा इस कीवर्ड को डिफरेंट वेरिएशन में काफ़ी बार यूज़ किया गया होगा, लेकिन एग्जैक्ट कीवर्ड हमारा यहाँ पर ये दो बार यूज़ हुआ है। तो द यूजेज ऑफ द कीवर्ड इन द आर्टिकल इज कॉल्ड कीवर्ड डेंसिटी, और ये जो डेंसिटी है ये परसेंटेज में होती है, ये वर्ड्स में काउंट नहीं होती। यानी आपसे इंटरव्यूअर ये सवाल कर सकता है कि एक कीवर्ड की डेंसिटी कितने परसेंट होनी चाहिए। तो कीवर्ड डेंसिटी का सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि आपका कीवर्ड आपने अपने कंटेंट के अंदर कितनी बार यूज़ किया है,
और यहाँ पर कीवर्ड एग्जैक्ट कीवर्ड की बात हो रही है, यानी अगर आपका कीवर्ड कैश फॉर कार ब्रिस्बेन है तो एग्जैक्ट कैश फॉर कार ब्रिस्बेन वर्ड आपने अपनी उस वेब पेज के अंदर या उस प्रोडक्ट के पेज के अंदर कितनी बार यूज़ किया, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कीवर्ड डेंसिटी। और कीवर्ड डेंसिटी मैयर होती है परसेंटेज में। इसका जो ज़्यादातर ब्लॉगर्स कहते हैं कि इसकी डेंसिटी जो है वो 2% होनी चाहिए, कुछ कहते हैं 1% होनी चाहिए, कुछ 3% कहते हैं, लेकिन इसका कोई परफेक्ट कह लें उसको नहीं है कि इतनी आपने करनी है। मेरा इसके अंदर आंसर यही होता है कि नेचुरल वे में आपका कीवर्ड जितनी बार भी आ सकता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बट ज़बरदस्ती अपने कीवर्ड को बार बार इसलिए यूज़ करना कि मेरा आर्टिकल जो है वो इस कीवर्ड के बार बार यूज़ होने की वजह से गूगल में रैंक हो जाए, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। नेचुरल वे में जितनी बार भी आपका कीवर्ड यूज़ होता है वो आप यूज़ करें, उससे कोई इश्यू नहीं आएगा। ज़बरदस्ती बार बार हर लाइन में कैश फॉर कार ब्रिस्बेन, कैश फॉर कार ब्रिस्बेन, जो भी आपका कीवर्ड है वो आपने नहीं यूज़ करना, और इसका आंसर भी यही है। आगे आ जाता है चेक कंपटीटर टारगेटेड कीवर्ड, यानी किसी ऐसी वेबसाइट का कि आप लोगों ने ये देखना है कि उसके अंदर कौन से कीवर्ड को टारगेट किया गया। कंपटीटर क्या होते हैं? कंपटीटर का मतलब है कि आपका जो कीवर्ड है उसके ऊपर जो गूगल में ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं, आपने उनको compete करके उनको पीछे छोड़ के आगे आना है ना गूगल में, तो वो आपकी वेबसाइट के कंपटीटर होंगे। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं इसी कीवर्ड की ही अगर एग्जांपल लूँ, कैश फॉर कार ब्रिस्बेन, तो इस कीवर्ड के ऊपर मैंने अगर अपनी एक वेब पेज बनाया है तो मेरे ये जो फर्स्ट पेज पर आ रहे हैं 10 रिजल्ट्स, ये 10 के 10 कंपटीटर हैं। अभी मुझे यहाँ पे एनालाइज करने के लिए कि मुझे कैश फॉर कार ब्रिस्बेन के ऊपर किस किस तरह के कीवर्ड्स को यूज़ करना है, मैं इन्हीं वेब पेजेस को जो है वो एनालाइज करूंगा कि इन्होंने कौन कौन से कीवर्ड्स को टारगेट किया है। और इसको देखने का वही तरीका होगा जिस तरह मैं सेकंड अगर रिजल्ट दोबारा खोलूं तो यहाँ पे आके मुझे पता चल रहा है कि इसने सबसे पहले जो कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है वो कैश फॉर कार ब्रिस्बेन को ही किया हुआ है, यूआरएल में भी इसी को किया हुआ है। लेकिन अगर इसमें मैं थोड़ा सा डीप एनालाइज करूं तो यहाँ पर मुझको पता चल रहा है कि इसने कार रिमूवल वाले कीवर्ड को भी टारगेट किया, कार रिमूवल ब्रिस्बेन, फिर उसके बाद कैश फॉर अनवांटेड कार्स को भी इसने टारगेट किया है। ये कीवर्ड है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हम कीवर्ड प्लानर से जब सर्च करेंगे ना अपने कीवर्ड के वॉल्यूम की, तो वहाँ से हमको आइडिया हो जाएगा कि ये सारे कीवर्ड जो हैं इन्होंने यूज़ किए हैं और किसका कितना ज़्यादा वॉल्यूम है। इसी तरह कैश फॉर कार ब्रिस्बेन तो है ही इनका मेन कीवर्ड, और कैश फॉर अनवांटेड कार ये ऊपर भी यूज़ हुआ था, और कैश फॉर अनवांटेड कार यहाँ पर दोबारा इन्होंने यूज़ किया है। इसी तरह अगर हम नीचे आ जाएं तो कैश फॉर कार ब्रिस्बेन ये वही मेन कीवर्ड आ गया यहाँ पे दोबारा। नीचे आते जाएं तो कैश फॉर स्क्रैप कार्स ब्रिस्बेन, ये इन्होंने एक और कीवर्ड यहाँ पे यूज़ किया। तो इसी तरह हर पेज को जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको ये पता चलता जाएगा कि इसने जो है इसके अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ है, और इसको इनमें से जो है ज़्यादा वॉल्यूम वाले कौन से कीवर्ड हैं, इन कीवर्ड्स का हम सैंपल उठा के नोटपैड पे जो है इसको नोट करते जाएंगे, और फिर इसके बाद इनको कीवर्ड प्लानर के अंदर डिस्कवर वाले जो हमारे पास था, उसके कीवर्ड प्लानर के अंदर एक टूल था जो डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स का, यहाँ से जो हमें 5-6 सैंपल मिलेंगे उनको उठा के हम डिस्कवर न्यू कीवर्ड वाले में डाल देंगे, और लोकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे जिस लोकेशन के अंदर हमको कीवर्ड्स को ढूंढना है। यानी अगर जिस तरह ये ब्रिस्बेन तो ऑस्ट्रेलिया का सिटी है, ब्रिस्बेन के लिए वहाँ से हम लोकेशन को ब्रिस्बेन कर देंगे, और जो भी 4-5-6 हमको सैंपल मिलेंगे उनको वहाँ पर ऐड करेंगे, तो हमको एक अच्छी खासी उसी तरह जिस तरह हमने कीवर्ड रिसर्च की थी एक डिसेंट सी कीवर्ड्स की जो है वो लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे फ़िल्टर लगा के हम फिर वहाँ से फाइनल करेंगे कि हमको कौन से कीवर्ड्स को उठाना है। के लिए हमें ब्रिस्बेन का ही डालना पड़ेगा उसके लिए लोकेशन। हाँ, उसके लिए हमें ब्रिस्बेन का डालना पड़ेगा, लेकिन ये मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई वेबसाइट आ जाती है जो आप किसी आउट ऑफ कंट्री या पाकिस्तान से बाहर अगर किसी स्पेशल सिटी के अंदर आप कर रहे हैं तो उसको आप सिलेक्ट करें, लेकिन अगर आप कोई ऐसा कीवर्ड कर रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर ही है तो आप उसके लिए ऑब्वियसली अपनी लोकेशन को चेंज नहीं करेंगे। ये वाली वेबसाइट मैंने एग्जांपल के तौर पर ली है ताकि आप लोगों को एक अच्छा जो है वो समझ आ जाए। एक वेबसाइट जो ऑलरेडी रैंक कर रही है उसको आप लोगों ने जो है किस तरह, अच्छा हमने पढ़ लिया इसको कि अपने कंपटीटर के कीवर्ड्स को हमने जो है कैसे एनालाइज करना है। कंपटीटर के कीवर्ड्स को एनालाइज करने की हमको बहुत ज़्यादा जो है वो आगे नीड पड़ती है, क्योंकि हम जहाँ पे भी जाएंगे हमको compete जो करना होगा, हमको जो पीछे छोड़ना होगा वो उन वेबसाइट्स को ही छोड़ना होगा जो फर्स्ट पेज पर रैंक कर रही है, और उनको हम तब तक अपने से पीछे नहीं कर सकते जब तक हमारे पास वो डाटा ना आ जाए कि इन लोगों ने जो वर्क किया है वो
किन किन कीवर्ड्स पर वर्क किया है। हो सकता है हम कुछ कीवर्ड में पीछे छोड़ दें और कुछ कीवर्ड में वो स्टिल हमसे जो है वो आगे रहे। तो इस वजह से हमको उनकी डीप एनालिसिस करनी पड़ती है कि इन्होंने किस जो है कीवर्ड्स को टारगेट किया है। अच्छा, नेक्स्ट हम जाते हैं कि हाउ मच शुड बी द लेंथ ऑफ अ कंटेंट। यानी आपके पास एक कीवर्ड रिसर्च करके डिसेंट से जो है वो एक अच्छा खासा आपने फाइनलाइज कर लिया कि ये वाले कीवर्ड्स के ऊपर मुझको जो है अपना एक वेब पेज तैयार करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आपने जो वेब पेज तैयार करना है उसके अंदर जो कंटेंट आप लिखेंगे उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि बस हम लिखना स्टार्ट करेंगे और 10,000 15,000 वर्ड्स तक लिख लेंगे, कुछ ना कुछ तो उसकी लिमिट होनी चाहिए। तो वो हमें कैसे पता चलेगी। तो इसका आसान सा ये फार्मूला है कि आपका जो कीवर्ड की आपने लिस्ट निकाली है उसमें से सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरा मेन कीवर्ड कौन सा है। ठीक है, मेन कीवर्ड आप किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, वो उसी तरह आपको आइडेंटिफाई होगा जब आप उसमें देखेंगे कि किस कीवर्ड का वॉल्यूम इनमें ज़्यादा है। और दूसरा, आपके कंपिटिटर्स ने कौन से कीवर्ड को मेन कीवर्ड रखा है। जिस तरह इन्होंने कैश फॉर कार ब्रिस्बेन को मेन कीवर्ड रखा हुआ है, तो इसी तरह हम डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स को जब एनालाइज करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कैश फॉर कार्स ब्रिस्बेन ही हमारा मेन कीवर्ड है। ठीक है, अब हम इधर ये दूसरा काम ये करेंगे कि जो फर्स्ट पर हमारी वेबसाइट आ रही है उसको भी ओपन करेंगे, सेकंड पर जो आ रही है उसको भी ओपन करेंगे। इस तरह हम जो है अपने जो कंपिटिटर्स हैं उनमें से फर्स्ट 5 रिजल्ट्स के जो है उनको ओपन कर लेंगे। ठीक है, उनको ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि उन्होंने कितने वर्ड्स का कंटेंट लिखा है। ठीक है, उनके वर्ड्स का कंटेंट आप जब पता चल जाएगा उनका वर्ड काउंट, तो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि मुझको फर्स्ट पर आने के लिए एटलीस्ट इतने वर्ड काउंट का कंटेंट जो है वो लिखना है। अगर हमारा फर्स्ट कंपिटिटर लेट्स सपोज 2000 वर्ड्स का कम जो है वो कंटेंट लिखा है, सेकंड वाले ने 2500 वर्ड्स का लिखा है, थर्ड वाले ने दोबारा 2000, यानी इनकी जो रेशियो है वो 1500 से लेकर 2000 के अंदर अगर आ रही है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मुझे जो कंटेंट लिखना है वो 2500 वर्ड्स तक ज़रूर लिखना है, क्योंकि आपके कंटेंट के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाएं। फर्स्ट 5 जो रिजल्ट्स हैं उनके अंदर ऑलरेडी एडिड हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने जो है अपने जहन में रखना है। और ये करना किस लिए, ये इसलिए करना है ताकि हमारा जो रिज़ल्ट है वो इस वाले जो ऑलरेडी फर्स्ट पर चीज़ें हैं, जो ऑलरेडी फर्स्ट पर ये वेबसाइट्स हैं, उनको हम बीट कर सके। और एक और चीज़ कंटेंट लिखते हुए हमने ज़हन में रखनी है कि हमने वो सारी इन्फॉर्मेशन, जो जो भी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट 5 रिजल्ट्स में है, हमारे कंटेंट के अंदर ऐड ज़रूर करनी है। क्योंकि हम उस कंटेंट को तब तक बीट नहीं कर सकेंगे जब तक हम जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने कंटेंट के अंदर ऐड नहीं करेंगे जो इन्फॉर्मेशन उनमें है। ठीक है, इसकी फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसकी आम लफ्ज़ों में ये आप एग्जांपल ले लेके जो जो बातें इस फर्स्ट रिज़ल्ट के अंदर की गई हैं, इसके बाद जो जो बातें इस सेकंड रिज़ल्ट के अंदर की गई हैं, जो जो बातें इस थर्ड, यानी इन फर्स्ट 5 रिजल्ट्स को आपने खोल कर देखना है इसके अंदर कंटेंट क्या क्या लिखा है। वो सारा कंटेंट आपने जो है अपने राइटर को कहना है कि ऐड करे। बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना, वो ऑब्वियसली अपनी ही वर्डिंग में लिखेगा, लेकिन वो सारे पॉइंट्स उसके अंदर कवर होने चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो इन पांचों के अंदर यूनिक होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हर इन पांचों के अंदर अलग अलग होंगी। तो कॉमन पॉइंट्स भी आप लोगों ने कवर करने हैं, यूनिक पॉइंट्स भी आप लोगों ने कवर करने हैं। फिर इसके बाद आपने अपने आर्टिकल के अंदर कुछ ऐसा भी लिखना है जो इन 10 रिजल्ट्स के अंदर ना हो और आपके कंटेंट को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हो, क्योंकि गूगल तभी आपको रैंक करेगा जब आपके कंटेंट के अंदर कोई ऐसी यूनिक चीज़ होगी जो किसी और ने ना जो है वो बात की हो जिस चीज़ के बारे में। तो ये चीज़ें जो है जब आप अपना कोई आर्टिकल लिखते हैं या कोई वेब पेज किसी कीवर्ड के अगेंस्ट लिखते हैं, तो इनको हम अपने जो है वो कंटेंट लिखते हुए जहन में रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी हो गई कि हाउ मच लेंथ, आपके कंटेंट की जो है वो लेंथ कितनी होनी चाहिए। एलिमेंट्स दैट वी कैन यूज़ इन दी कंटेंट, ये आई थिंक सबको पता है। हम अपने कंटेंट के अंदर जो है इमेज का यूज़ कर सकते हैं, वीडियो का यूज़ कर सकते हैं। इमेज हो गई सबसे पहले, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे वीडियो डाल सकते हैं, फिर तीसरे नंबर पे एफएक्यूज़ ऐड कर सकते हैं। एफएक्यूज़ का मतलब है क्वेश्चन आंसर्स, हम जो है अपने उसके आर्टिकल के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, एफएक्यूज़ ऐड हो सकते हैं। फिर उसके बाद हम अपने कंटेंट के अंदर और क्या इन्फोग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं। इन्फोग्राफिक भी एक इमेज की ही टाइप है, लेकिन उसके अंदर टेक्स्ट भी जो है इमेज के अंदर इंक्लूड होता है, और एक ऐसी इमेज होती है जिसको देखकर हमको आइडिया हो जाता है कि इस आर्टिकल के अंदर जो है पूरी डिस्कशन किस चीज़ के बारे में हुई है। तो यही चीज़ें हैं जो हम अपने, एफएक्यूज क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना उसके।
हाँ, एफएक्यूज क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं। इसकी अगर लाइव एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर होंगे एंड पे ऐड, ये देखें। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से जो है वो हेडिंग दी होती है और नीचे ये क्वेश्चंस हैं और इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमको नीचे ड्रॉप डाउन में आंसर, या जिस जिस टाइम आप अपना ये एक वेब पेज क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे हमें एफएक्यू ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये ड्रॉप डाउन जो है ये ऑटोमेटिकली बन जाती है, कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ती। वर्डप्रेस का यही फ़ायदा है हमको, पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ। अच्छा, ये चीज़ भी हो गई हमारी, ये इसी के अंडर था तो इसको मैं थोड़ा सा जो है इसका कम करके इसको भी। तो अच्छा, इन्फोग्राफिक कैसे ऐड करते हैं इसके अंदर टेक्स्ट के साथ? इन्फोग्राफिक जो है हमारा ये डिज़ाइनर को हम कहते हैं, वो हमको इन्फोग्राफिक बना देते हैं, होती तो वो भी एक पिक्चर ही है ना, सिंपल। तो वो हम अपने कंटेंट में ऐड कर लेते वो हैं। खुद करते हैं पहले करके, मतलब ऑलरेडी बना के ऐड करते हैं कि उसके लिए ऐड करके ऑलरेडी हमें खुद बनाने पता? बना कर ही करते हैं, जिस तरह अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एसईओ इन्फोग्राफिक, तो आपको ये इमेजेस के अंदर इन्फोग्राफिक की एग्जांपल मिल जाएगी। देखें, ये एक ऐसी इमेज होती है जिसके अंदर आपके पूरे ब्लॉग की इंफॉर्मेशन छोटे छोटे सेक्शंस की तरह ऐड होती है, और ये किसी जगह जो है आप अपने ब्लॉग के अंदर किसी सेक्शन में इमेज की जगह इसको ऐड कर लेते हैं। इसका अगर मैं ब्लॉग खोलूँ तो, अच्छा, ये तो इन्फोग्राफिक को जो है सेल कर रहे हैं। इन्फोग्राफिक को आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो है प्राइस होती है कुछ ना कुछ, और कुछ वेबसाइट फ्री भी जो है वो इन्फोग्राफिक प्रोवाइड करती है, लेकिन वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती। जिस तरह ये देखें, ये बहुत सिंपल सा इन्फोग्राफिक है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो ये फ्री ही आपको मिल रहा है यहाँ से। लेकिन अगर हम इस तरह के इन्फोग्राफिक्स की बात करें, या जिस तरह ये देखें, ये कितना क्रिएटिव सा इन्फोग्राफिक है, इसके अंदर से हमको एक पूरी लेआउट पता चल जाती है कि क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं। तो इन्फोग्राफिक की इमेज की ही एक टाइप है, कोई इसके अंदर वो इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि इमेज को देखकर ही आपको अपने आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं उसका आइडिया हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम मेन टॉपिक की तरफ, गूगल एल्गोरिदम्स के। गूगल एल्गोरिदम्स क्या हैं? ठीक है। अच्छा, गूगल एल्गोरिदम क्या होते हैं, किसी को पता है? जासिम, आपको पता है? नहीं, मुझे इतना खास नहीं पता इसका। अच्छा, ये देखें, अभी यहाँ पे थोड़ी सी है ना लॉजिकल चीज़ है। गूगल एल्गोरिदम, गूगल का जितना सिस्टम चल रहा है ना, वो गूगल के एल्गोरिदम्स के ऊपर चल रहा है। जो हमें रिजल्ट्स आते हैं, गूगल एल्गोरिदम्स उनको फिल्टर करके हमारे सामने इन रिजल्ट्स को जो है वो लेके आते हैं। गूगल एल्गोरिदम क्या है, इसको समझने से पहले थोड़ी सी गूगल की हिस्ट्री में आपको जाना पड़ेगा कि गूगल जो है वो बना किस तरह था। सबसे पहले क्या हुआ था कि स्टार्ट में एक वेबसाइट बनी किसी भी निश के ऊपर, फिर एक से वेबसाइट्स दो हुई, दो से चार, करते 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 हज़ारों में जो है इनफाइनाइट नंबर में वेबसाइट्स हो गई। अब स्टार्ट में क्या होता था कि सिर्फ वेबसाइट्स होती थी। अभी तो हम गूगल में टाइप करते हैं, नीचे हमें वेबसाइट्स की लिस्ट मिल जाती है, लेकिन स्टार्ट में इस तरह लिस्ट नहीं मिलती थी। स्टार्ट में सिर्फ वेबसाइट्स थी, और वेबसाइट्स के नंबर इतने ज़्यादा थे कि हमको उन वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए उन वेबसाइट्स के नाम याद रखने पड़ते थे। अब स्टार्ट में जब 4-5 वेबसाइट्स थी तब तक तो ठीक था, याद रख सकते थे। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब वेबसाइट के नंबर ज़्यादा होने लगे तो फिर जो प्रॉब्लम हुई वो ये हुई कि वेबसाइट्स इतनी ज़्यादा हो गई, लेकिन उनको एक्सेस करने के लिए जो है कोई एक प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म नहीं था। सिर्फ़ वही वेबसाइट्स के ऊपर ज़्यादा ट्रैफ़िक आती थी जिनके ऊपर लोग जो है मेमोराइज़ कर लेते थे जिनके नाम। जिस तरह अभी यूट्यूब को एक्सेस करने के लिए कोई भी हम में से गूगल के ऊपर आकर यूट्यूब नहीं लिखता। कोई भी, आई थिंक यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि गूगल पे यूट्यूब लिखे और नीचे यूट्यूब आया, यहाँ से लिंक के ऊपर जाए। क्यों? क्योंकि हमको यूट्यूब का ज़ुबानी जो है वो नाम याद है, हम डायरेक्ट यहाँ पर ऊपर जो है वो यूट्यूब टाइप करते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर किसी ने फेसबुक खोलनी हो, यहाँ पे आके फेसबुक नहीं लिखेगा गूगल के अंदर, वो सिंपली डायरेक्ट ऊपर जो है फेसबुक लिखेगा। हालांकि यहाँ पे भी लिखने के बाद नीचे फेसबुक आ रहा है, इस पर क्लिक करके भी जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम सिंपली कोई और एग्जाम्पल ले लें कि अगर मुझको कोई पर्स बाय करना है, तो मैं यहाँ पर आके पर्स फॉर वुमेन लिखता हूँ, तो यहाँ पे जो नीचे मुझको रिजल्ट्स आ रहे हैं, इनमें से किसी रिजल्ट्स के ऊपर जाऊँगा। या अगर मैं यहाँ पर नहीं लिखता, तो मुझे अगर दराज का पता है, तो हम में से कई लोगों ने दराज अपने ऐप जो है मोबाइल में ऐप इंस्टॉल किया हुआ है, हम डायरेक्ट दराज पे चले जाते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हो गई ना, तो मसला यही आया कि सिर्फ उन्हीं वेबसाइट्स के ऊपर जाते थे लोग जिनको ज़ुबानी याद होते थे जिनके नाम। लेकिन जो दूसरी वेबसाइट्स थी, जो हो सकता है जिन वेबसाइट्स को लोगों को याद है नाम, उनसे अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करिए, उन तक एक्सेस नहीं होता था। तो स्टार्ट में बनी बिजनेस डायरेक्टरीज। ठीक है, डायरेक्टरीज क्या थी?
वेब डायरेक्टरीज, डायरेक्टरीज वेब डायरेक्टरीज क्या थी? वेब डायरेक्टरीज का मतलब था कि कुछ ऐसी डायरेक्टरीज बनाई गई जिसके अंदर इन सारी वेबसाइट्स को लिस्ट कर दिया गया, जिस तरह हम अपनी बुक्स में देखते हैं, बुक्स के अंदर हमारे स्टार्ट पे एक इंडेक्स बना होता है, इसी तरह इन डायरेक्टरीज के अंदर आके बस अपनी वेबसाइट को हमें ऐड करना होता था और हमारी वेबसाइट वहाँ पे डायरेक्टरी में सेव हो जाती थी। फिर क्या होता था, उस डायरेक्टरी के अंदर जो भी आता था वहाँ पे कुछ लिखता था, तो उसके रिलेटेड जो भी वहाँ पे वेबसाइट होती थी उसको निकाल के वो डायरेक्टरी के अंदर से सामने प्रेजेंट कर दिया जाता था। अगर मैं डायरेक्टरी की एग्जांपल लूँ तो अभी भी ये एक डायरेक्टरी की एग्जांपल है। यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो मैं कोई कीवर्ड लिखूंगा, नीचे मुझको उसके रिलेटेड जो है वो रिजल्ट दे देगा, जो इसके अंदर वेबसाइट्स ऐड होंगे। जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा बाय पर्स फॉर मैन, मैंने सर्च किया तो इसने मुझे यहाँ पे नीचे कुछ रिजल्ट्स दे दिए, लेकिन देखें ये गूगल की तरह रिजल्ट्स नहीं आए। ये इस डायरेक्टरी के अंदर जिन्होंने अपनी वेबसाइट को सेव किया हुआ है, सिर्फ वही जो है हमको यहाँ पे रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा, ये तो अभी काफ़ी एडवांस यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, लेकिन तब इस तरह की डायरेक्टरी नहीं होती थी इतनी एडवांस। तब बहुत ही एक बेसिक लेवल की डायरेक्टरी होती थी जिसमें ऊपर जो है छोटा सा सर्च का आइकन होता था और उसमें सिर्फ वही वेबसाइट्स आती थी जो उसके अंदर लोगों ने खुद रजिस्टर की होती थी। अब डायरेक्टरीज ख़त्म हुई, वो क्यों ख़त्म हुई? उसके अंदर सबसे ऊपर वेबसाइट वो आती थी जो सबसे पहले ऐड हो गई, फिर दूसरे नंबर पे वो आती थी जो दूसरे नंबर पे ऐड हो गई। इसका कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था कि जो वेबसाइट अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रही है, जिसकी रेटिंग अच्छी है, जिसके अंदर लोगों ने अच्छा मेहनत करके अपना एक नंबर चीज़ जो है वो सेल कर रहे हैं, वो ऊपर है, इस तरह नहीं था। डायरेक्टरी के अंदर था जो पहले आके अपनी वेबसाइट को रजिस्टर कर गया उसकी फर्स्ट रैंकिंग को जो है वो हो गई, दूसरे नंबर वाला जो आ गया उसकी दूसरी हो गई। अगर 100 वेबसाइट्स यहाँ पे रजिस्टर हो चुके हैं और मैंने अब अपनी वेबसाइट को यहाँ पे आके ऐड किया है, तो मेरी वेबसाइट फर्स्ट पर कभी भी नहीं आ सकती क्योंकि मेरे से पहले लोग वहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो एल्गोरिदम नहीं थे। एल्गोरिदम का मतलब होता है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं उन सारे रिजल्ट्स को एक एक करके चेक करना और फिर अपने माइंड से डिसाइड करना कि इनमें से बेस्ट कौन सा है और वो वाले को उसको फर्स्ट पर जो है वो लेकर आना। इस चीज़ को हम कहते हैं एल्गोरिदम, यानी एक सिस्टम। उस सिस्टम के थ्रू वेब पेजेस को या वेबसाइट्स को जितनी भी होंगी उन सारों को एनालाइज किया जाता है और फिर उनको रैंकिंग दी जाती है। तो यहाँ पे फिर सर्च इंजन बने। गूगल कोई फर्स्ट सर्च इंजन नहीं था, गूगल से पहले बहुत से सर्च इंजन थे, लेकिन उन सर्च इंजन के अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी। उनके एक क्या कहते हैं एल्गोरिदम्स इतने स्ट्रांग नहीं थे, उनके अंदर रैंक करने के लिए इतना कुछ वो जो है सिस्टम नहीं होता था। फिर मार्केट में गूगल से पहले एक बहुत ही फेमस जो हम सब ने यूज़ किया होगा सर्च इंजन, वो था याहू, जो अभी भी है लेकिन बहुत कम यूज़ होता है। तो याहू के बाद आया था गूगल। याहू, फायरफॉक्स भी आया था उसके पहले। हाँ फायरफॉक्स भी आया था, लेकिन फायरफॉक्स जो है वो एक ब्राउज़र है। यहाँ पे हम ब्राउज़र नहीं पढ़ रहे जैसे हम सर्च इंजन को पढ़ रहे हैं। अच्छा वो ब्राउज़र। हाँ जी, फायरफॉक्स के अंदर भी हम गूगल को ही यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, मुझे नहीं पता था। हाँ जी, ब्राउज़र डिफरेंट चीज़ है। ब्राउज़र का मतलब है आप ब्राउज़र के थ्रू सर्च करते हैं, लेकिन सर्च करने के लिए आपको सर्च इंजन की ज़रूरत है। ब्राउज़र के अंदर भी हम जो है किसी ना किसी सर्च इंजन को यूज़ करेंगे। अच्छा, याहू की मैं बात कर रहा था, याहू फ्लॉप क्यों हुआ? उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न थी। अभी मैं एक जगह पे याहू खोल रहा हूँ, एक जगह पे गूगल खोल रहा हूँ, दोनों को देखकर आप लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा, ये याहू है, ये गूगल है। अभी याहू को देखें, याहू ने क्या किया था कि उसने सिर्फ सर्च इंजन नहीं रखा था अपने पेज को, उसने सर्च इंजन के नीचे सारी बहुत ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन, नीचे ही न्यूज़ चल रही है, साथ इधर फोरकास्ट चल रहा है, इधर ईमेल चल रहा है। जो सर्च की मेन चीज़ है वो सिर्फ थोड़े से हिस्से के ऊपर उसने रखी और जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो सारा एरिया दूसरी चीज़ों से कवर हुआ था, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को मुश्किल पेश आती थी। जिस चीज़ के लिए वो आए हैं यहाँ पे सर्च करने के लिए, वो वाला एरिया जो है वो बहुत कम और उसके अलावा दूसरी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा। लेकिन गूगल, अगर आपने नोट किया, और शुरू से ही जो है ना उसने अपना मेन फोकस रखा है कि सिर्फ अपने यूज़र को सर्च के लिए जगह प्रोवाइड की जाए। गूगल के अंदर आपको कोई जो है उस तरह चीज़ें नहीं आएगी। हालांकि जो चीज़ें याहू ने यहाँ पर प्रोवाइड किया, गूगल इससे ज़्यादा चीज़ें अपने होम पेज के ऊपर प्रोवाइड करता है, लेकिन उसने बहुत स्मार्टली प्लेस किया है। यानी यहाँ पे देखिए आपको जीमेल भी मिल रहा है, इमेजेस भी मिल रही है, फिर इनके अगर आप ऐप्स में जाए यहाँ पर भी आपको यूट्यूब और जितनी भी इनकी प्रमोशंस वाली प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर सारे लिस्टेड हैं। लेकिन जो इनका मेन जो सोर्स है ना, गूगल सर्च इंजन है एक, तो सर्च इंजन के लिए होना चाहिए कि आपकी जो स्पेस है वो सिर्फ आपके यूज़र फ्रेंडली हो और आपके जो सर्चेस आए वो वहाँ पे आराम से सर्च कर सके। याहू ने जो काम किया
वो ये किया कि उसने सर्च के लिए तो बहुत थोड़ा सा हिस्सा रखा और बाकी सारी अपनी जितनी भी प्रमोशंस थी उसने नीचे भर दी, जिस वजह से जैसे ही गूगल मार्केट में आया या गूगल के लॉन्च होने के आई थिंक विद इन अ 1 ईयर वो याहू को बीट कर गया था। 1 ईयर से हो सकता है कुछ ज़्यादा अर्सा लगाया उसने बीट करने में, एग्जैक्ट मुझको ड्यूरेशन तो नहीं मालूम, लेकिन बहुत ही जल्दी उसने जो है याहू को पीछे छोड़ दिया था और गूगल बहुत ही जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला जो है वो सर्च इंजन बन गया था। अब गूगल के अंदर यूज़ होते हैं एल्गोरिदम्स। हर एल्गोरिदम जो है उसके अपने डिफरेंट फंक्शन है। एल्गोरिदम का मतलब है गूगल के ऐसे फंक्शंस जिनके थ्रू वो वेब पेजेस को फिल्टर करता है, वेब पेजेस को एनालाइज करता है और उसके हिसाब से जो बेस्ट होता है उसको रैंकिंग देता है, ठीक है। एल्गोरिदम स्टार्ट में छोटे छोटे फिल्टर थे। जिस टाइम गूगल लॉन्च हुआ था उस टाइम उसने टेस्टिंग के लिए छोटे छोटे फिल्टर बनाए थे। एक फिल्टर का काम था वो आपके जो वेब पेज है उसके सारे कंटेंट को एनालाइज करता था और उसको कुछ ना कुछ रैंकिंग देता था, ठीक है। फिर एक फ़िल्टर का काम था वो आपके सारे बैकलिंक्स को चेक करता था और उसके ऊपर आपको जो है वो रैंकिंग देता था गूगल में। इसी तरह कुछ हर फ़िल्टर का कोई ना कोई काम था। जो फर्स्ट फ़िल्टर बना था जिसको बाद में गूगल एल्गोरिदम का नाम दिया गया वो था हमारा पांडा, ठीक है। ये जो गूगल के मेजर एल्गोरिदम्स है ना उनके अंदर से जो फर्स्ट मेजर एल्गोरिदम है उसका नाम है पांडा, गूगल पांडा, ठीक है। ये रिलीज़ हुआ था 23 फरवरी 2011 में और इसका क्या काम था? इसका काम था आपके वेब पेजेस में मौजूद कंटेंट को एनालाइज करना, ठीक है। और उस एनालाइज करने के बाद आपके उस कंटेंट को गूगल एसईआरपी के अंदर कुछ ना कुछ रैंकिंग देना। मैं थोड़ा सा इसको ना जूम कर रहा हूँ ताकि गूगल पांडा का क्या काम है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। गूगल पांडा अभी तक यही काम करता है कि आपके कंटेंट को एनालाइज करता है, ठीक है। ऐसी वेबसाइट्स जिनके कंटेंट के अंदर डुप्लीकेसी का इशू से नज़र आए, या ऐसी वेबसाइट जिनके कंटेंट की क्वालिटी उसको कम लगे, या उसको लगे कि इस कंटेंट के अंदर स्पैमिंग हो रही है, या उसको लगे कि ये जो कीवर्ड है इसका इंटेंट और जो कंटेंट है इसका इंटेंट डिफरेंट है। इंटेंट का तो पता है ना आप लोगों को, इंटेंट का मतलब है कि जिस चीज़ के लिए गूगल के अंदर यूज़र ने सर्च किया है आपका कंटेंट एग्जैक्टली उस चीज़ को ही डिस्क्राइब करे। अगर किसी ने सर्च किया है गूगल के अंदर बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज और आपने जो आर्टिकल लिखा है उसी कीवर्ड को ज़हन में रखते हुए लिखा है, लेकिन आपने उसका इंटेंट कुछ और ले लिया, आपने समझा कि उसने जो बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज का कहा है वो बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज से मतलब है उसका कि जो आप एक्सरसाइज के लिए खाना खाते हैं उससे क्या बेनिफिट होते हैं। तो इस तरह होता है आपका इंटेंट जो है ना वो एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो आपका यूज़र क्यूरी टाइप करे उसके पीछे जो इन्फॉर्मेशन वो लेना चाहता है, ठीक है। अगर आपका कंटेंट उस इंटेंट के मुताबिक नहीं है तब भी गूगल पांडा आपको हिट कर सकता है। अगर आपका कंटेंट जो है वो डुप्लीकेट कंटेंट है, यानी कंटेंट के रिलेटेड कोई भी ऐसा इशू जो गूगल की पॉलिसी के खिलाफ होगा, गूगल पांडा वहाँ से ट्रिगर होगा और आपकी वेबसाइट को पेनल्टी लग जाएगी गूगल पांडा की, और आपकी वेबसाइट को वो फर्स्ट पेज से उठाकर हो सकता है गूगल की सर्च इंजन से ही गायब कर दे। तो गूगल पांडा का क्या काम है? गूगल पांडा का काम है आपकी वेबसाइट के अंदर मौजूद कंटेंट को एनालाइज करना और उसकी बेस पे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा उसको लगता है तो वो आपकी रैंकिंग को बहुत अच्छी कर देगा। अगर उसको लगता है कि आपके कंटेंट में कुछ कमी है तो वो आपकी वेबसाइट को उठा के गूगल से गायब भी कर सकता है। अगर गायब नहीं भी करे तो हो सकता है आपका कंटेंट एक दिन फर्स्ट पेज पर और आप सोकर सुबह उठें तो आपका कंटेंट फर्स्ट पेज से उठकर 60-70 नंबर पे गया हो। तो अगर आपके कंटेंट में कोई इशू होता है तो उसको गूगल पांडा ये काम कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है इसे हम पढ़ लेते हैं। गूगल इनिशियली क्रिएटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स फॉर एनालाइजिंग कंटेंट एंड बैकलिंक्स ऑफ द वेबसाइट। वही जो मैं बात बता चुका हूँ कि स्टार्ट में गूगल ने कुछ फिल्टर्स बनाए जो कि आपके कंटेंट को और बैकलिंक्स को एनालाइज करते थे। और वो एनालाइज़ किस चीज़ पे करते थे? गूगल की पॉलिसी के मुताबिक कि गूगल जो-जो उसको गाइडलाइन दी है, उसके हिसाब से उसको एनालाइज़ करते थे। सबसे पहले जो फ़िल्टर लॉन्च किया, गूगल का सबसे फर्स्ट फ़िल्टर उसका नाम था पांडा, और 23 फरवरी 2011 में ये जो है को गूगल पांडा जो है इसको लाइव किया गया। उस टाइम ये एक फ़िल्टर था और ये कंटेंट को एनालाइज़ करता था। लेकिन 2016 में इसको प्रॉपर्ली एक रैंकिंग एल्गोरिदम बना दिया गया और ये गूगल का मेजर रैंकिंग एल्गोरिदम है। ये एल्गोरिदम क्या करता है? ये आपके कंटेंट को एनालाइज करता है, ठीक है।
पांडा इज नॉट अप्लाइड टू सर्च रिजल्ट्स इन रियल टाइम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिस टाइम हम यहाँ पे कोई क्यूरी लिखकर हिट करते हैं ना, जिस तरह मैंने लिखा यहाँ पे पर्स फॉर वुमेन, इस एंटर करने के बाद इनिशियली फौरन तौर पर पांडा यहाँ पर जो है आपको ट्रिगर नहीं हुआ। पांडा उसी टाइम ट्रिगर नहीं हुआ। पांडा होता है ट्रिगर उस टाइम जिस वक्त आपने अपने वेबसाइट के ऊपर कंटेंट को पब्लिश किया है, ठीक है। जिस टाइम आपने कंटेंट को पब्लिश किया, पब्लिश करने के बाद क्या हुआ कि आपका कंटेंट जो है गूगल के अंदर एससीआरपी के अंदर इंडेक्स हुआ। उस इंडेक्स होने से पहले पांडा अपना काम कर चुका होता है। पांडा आपको जो है वो रैंकिंग दे चुका होता है कहीं ना कहीं पे। अब जब जब आप अपने कंटेंट को चेंज करते रहेंगे, पांडा ट्रिगर होता रहेगा। यहाँ पर कोई सर्च करेगा उस टाइम पांडा ट्रिगर नहीं होगा। पांडा किस वक्त ट्रिगर होगा? पांडा जो है आपके कंटेंट को डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या जिस टाइम भी हुआ, आपके कंटेंट को एनालाइज करता रहेगा। जिस टाइम उसको आपके कंटेंट में कुछ चेंजिंग नजर आई, वो आपको ड्रॉप कर देगा पोजीशन को या इम्प्रूव कर देगा। या हो सकता है किसी दूसरे का कंटेंट आपके कंटेंट से अच्छा होता है, तब भी वो उस दूसरे के कंटेंट को आपके कंटेंट से ऊपर लाकर प्रेस कर देगा। तो ये गूगल पांडा एक रियल टाइम जो है वो रैंकिंग एल्गोरिदम नहीं है, बल्कि ये उस वक्त ट्रिगर होता है जिस वक्त आप अपने कंटेंट के अंदर कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है। और गूगल पांडा आपके कंटेंट को एनालाइज करता रहता है और उसकी बेस पर आपकी रैंकिंग ऊपर नीचे तब भी हो सकती है जब किसी दूसरे का कंटेंट आपके कंटेंट से अच्छा होता है, ठीक है। यही चीज़ जो है वो मैंने आगे लिखी हुई है। कुछ एल्गोरिदम्स है जो रियल टाइम ट्रिगर होते हैं, वो आगे हम वही बताएंगे। ये किस टाइम ट्रिगर होता है, यही चीज़ें लिखी हुई हैं। समवन पब्लिश द कंटेंट, उस वक्त जो है गूगल पांडा ट्रिगर होता है और वो उसको जो है वो कुछ ना कुछ रैंकिंग के अंदर अप डाउन करता है। द बॉट क्रॉल द कंटेंट एंड इंडेक्स इट अकॉर्डिंगली, ये बाद में बता चुका हूँ। देन पांडा एल्गोरिदम प्लेसेस योर कंटेंट इन रैंकिंग बाय बाय एनालाइजिंग योर कंटेंट। ये सारी चीज़ अभी मैं पीछे आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस तरह जो है वो कंटेंट आपका पहले इंडेक्स होता है, फिर उसके बाद गूगल पांडा उसको एनालाइज करता है, उसको कोई ना कोई रैंकिंग दे देता है। अब हम कहते हैं, अब हम ये देख लेते हैं कि गूगल पांडा को कौन कौन सी चीज़ें नहीं पसंद। नहीं पसंद से क्या मतलब है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके बाद आपको गूगल पांडा की वजह से पेनल्टी लग सकती है। पेनल्टी लगना क्या होता है? पेनल्टी लगना ये होता है कि गूगल की तरफ से आपकी वेबसाइट जो है किसी ना किसी पॉलिसी के अगेंस्ट जाने की वजह से आपकी वेबसाइट को डाउन कर देती है। और गूगल पांडा किन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको गूगल पांडा की पेनल्टी लग सकती है? उसमें सबसे पहले है पुअर यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस का क्या मतलब? रेलिवेंसी अगर आपके कंटेंट में नहीं है, यानी इसका मतलब ये है कि आपका कंटेंट जो है आपने लिखा तो अपनी तरफ से ठीक है, लेकिन जिस कीवर्ड के ऊपर आपने अपने कंटेंट को रैंक करवाना है, उस कीवर्ड का इंटेंट ही कुछ और है। आपके कंटेंट के अंदर और उस कीवर्ड के अंदर एक रेलिवेंसी नहीं है। कीवर्ड के अंदर कुछ कहा जा रहा है, यूज़र कुछ कह रहा है, आपने समझा कि इस कीवर्ड का इंटेंट कुछ और है और आपने उस कीवर्ड को किसी और इंटेंट के अंदर यूज़ कर लिया, तो वो रेलिवेंसी जो है ना उसका फैक्टर ख़त्म हो गया, जिस वजह से पांडा आपकी वेबसाइट को रैंकिंग में कभी नहीं लाएगा। पांडा हमेशा उन्हीं वेबसाइट्स के कंटेंट को रैंकिंग के अंदर जो है वो अच्छी पोजीशन देता है जिनका कंटेंट जो है उसके अंदर और उस कीवर्ड के अंदर जो सर्च किया गया है रेलिवेंसी बरकरार हो, ठीक है। द टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ योर कंटेंट शुड बी रेलिवेंट टू योर कंटेंट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप एक तो आपका कंटेंट है जो आपके वेब पेज के ऊपर है, और दूसरा कंटेंट है जो एससीआरपी पेज के ऊपर है। एससीआरपी पेज के ऊपर यही वाला कंटेंट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दी meta descriptions and meta titles are the meta tags that shown in the SCRP। so ये वाले जो दो कंटेंट के पीसीज हैं जो एससीआरपी के ऊपर शो हो रहे हैं, ये भी आपके कंटेंट से जो आपका मेन कंटेंट है पेज के अंदर उससे रेलिवेंट होने चाहिए। ऐसा ना हो आप यहाँ पर सिर्फ कीवर्ड्स से खेलने के चक्करों में यहाँ पर कीवर्ड्स ही एंटर कर दें। उसमें ये होगा कि सबसे पहले तो आपका जो गूगल का क्रॉलर है या गूगल का जो ब्राउज़र है वो उस आपकी उस कीवर्ड को आपकी उस मेटा टैग्स को यहाँ पर शो ही नहीं करेगा। वो यहाँ पर रैंडम टैग्स शो करेगा आपके कंटेंट के अंदर से उठाकर। तो आपने यही प्रैक्टिस करनी है कि जो आप यहाँ पर मेटा टैग्स मेंशन करें ना, वो सारे मेटा टैग्स आपके कंटेंट से रेलिवेंट होने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ तो आ गई पुअर यूज़र एक्सपीरियंस, यानी आपके यूज़र का एक्सपीरियंस बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आपका कंटेंट जो है वो सेम वैसा ही हो जो आपका यूज़र चाह रहा है और जो उस कीवर्ड के साथ
मैच भी कर रहे हो, उन दोनों का इंटेंट जो है वो सेम हो। दूसरी चीज़ जिसकी वजह से आपके कंटेंट को जो है वो पेनल्टी लग सकती है वो है डुप्लीकेट कंटेंट। डुप्लीकेट कंटेंट का क्या मतलब है? डुप्लीकेट कंटेंट का मतलब है कि आपने एग्जैक्टली किसी दूसरी वेब पेज का जो है कंटेंट उठा के अपनी जगह अपने वेबसाइट के ऊपर कॉपी कर लिया। और ज़रूरी नहीं है एक वेब पेज के ऊपर, ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक पैराग्राफ एक वेबसाइट से उठाया, दूसरा पैराग्राफ दूसरी से, तीसरा तीसरी से, तो ये भी आपका जो है वो डुप्लीकेट कंटेंट के अंदर ही आएगा। और इसकी एक ये भी किस्म हो सकती है कि आपने किसी दूसरी वेबसाइट से तो नहीं उठाया, लेकिन आपने अपने ही वेबसाइट के दूसरे पेजेस का कुछ पोर्शन अपनी जो है वो वेबसाइट के पेज के अंदर इंक्लूड कर लिया। कई बार ऐसा लोग करते हैं कि जो अबाउट अस का सेक्शन होता है ना, उसमें सेम ही इंफॉर्मेशन हर पेज के अंदर रखते हैं, क्योंकि उनका ये ख्याल होता है कि अबाउट अस के अंदर तो सेम ही इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, क्योंकि हमारी कंपनी की सर्विसेज तो चेंज नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा नहीं है। डुप्लीकेट कंटेंट के इशू से बचने के लिए आपको उसको रीफ्रेश ज़रूर करना होगा। हर पेज में एक अलग वर्डिंग से होना चाहिए। कोई एक लाइन भी आपकी पूरी वेबसाइट के अंदर 2 पेजेस की डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गूगल पांडा की वजह से आपको डुप्लीकेसी की पेनल्टी लग सकती है, ठीक है? तो 100% आपका कंटेंट जो है वो यूनिक होना चाहिए। तीसरा प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन अभी कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि डुप्लीकेट कंटेंट और प्लेजरिज्म तो एक ही चीज़ है। नहीं, प्लेजरिज्म का मतलब है कि आपने अपने कंटेंट के अंदर किसी दूसरी वेबसाइट का कंटेंट इस तरह यूज़ किया कि उसकी कुछ ना कुछ परसेंटेज आपके कंटेंट के अंदर आ गई। आपने एग्जैक्टली कॉपी तो नहीं किया, लेकिन आपने उस दूसरे वेब पेज के अंदर से कुछ ना कुछ लाइंस को ले लिया। कई बार हम अगर कंटेंट राइटर से लिखवाएं तो वो ये काम करते हैं कि दूसरे पेजेस से जो है वो सोर्स लेते हैं, यानी दूसरे पेजेस की हेल्प से कंटेंट लिखते हैं। लेकिन उसके अंदर वो गलती ये कर देते हैं, कई कई बार कुछ ना कुछ जो है वो एग्जैक्ट वर्डिंग यूज़ कर देते हैं। हो सकता है 1% 2% या कुछ परसेंटेज जो है वो एग्जैक्ट वर्डिंग यूज़ कर दें, तो उसकी वजह से प्लेजरिज्म का इशू आ जाता है। प्लेजरिज्म हम चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेजरिज्म टूल है, वहाँ पे हम डालें तो हम प्लेजरिज्म का पता चल जाता है कितने परसेंट है। तो डुप्लीकेट कंटेंट और प्लेजरिज्म कंटेंट के अंदर ये थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस है, इसका ज़हन में रखना। डुप्लीकेट कंटेंट यानी एग्जैक्टली कहीं से कॉपी किया गया, ठीक है, वो सोर्स आपकी अपनी ही वेबसाइट भी हो सकती है, या कुछ डिफरेंट वेबसाइट से कुछ पैराग्राफ भी आप हो सकते हैं कॉपी किए हो। और प्लेजरिज्म का मतलब ये हो गया कि आपने जो है वो दूसरी वेबसाइट से कंटेंट का कुछ हिस्सा अपना कंटेंट लिखते हुए एज अ सोर्स यूज़ किया, और वो कुछ ना कुछ जो है वो बिल्कुल सेम हो गया, एग्जैक्ट वर्डिंग आपने यूज़ कर ली, हो सकता है कॉपी करते हुए या किसी भी तरह। तो जब आपका इस तरह का इशू होगा वो होगा हमारा प्लेजरिज्म। ठीक है, अब तीसरा जो गूगल पांडा जिस वजह से आपको पेनल्टी लगा सकता है वो है थिन कंटेंट। थिन कंटेंट क्या होता है? थिन कंटेंट का मतलब है कि आपके कंटेंट की क्वालिटी जो है ना वो इतनी थिन है कि वो उस चीज़ को मैच ही नहीं कर रही, जिस वजह से आपका कंटेंट जो है वो फर्स्ट नंबर पर आ जाए। तो थिन कंटेंट से भी आपने जो है वो बचना है। थिन कंटेंट की अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो वो ये होगी कि अगर किसी ने ये टाइप किया कि बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, आपने बेनिफिट एक्सरसाइज के ऊपर एक ब्लॉग लिखा, आपने उस ब्लॉग के अंदर इतनी डीप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं की जिसका एक्चुअल में यूज़र को नीड थी। आपने बस गूगल से सर्च किया और जो जो आपको मोटे मोटे पॉइंट्स लिखे आपने वो लिखे, और डायरेक्टली जो है आपने अपने उसको पब्लिश कर दिया। तो ये हो जाएगी थिन कंटेंट की एग्जांपल। आपने जब भी कंटेंट लिखना है प्रॉपर सर्च करनी है, और जिस तरह मैंने बताया जो आपके फर्स्ट पर रैंक कर रहे हैं वो सारे पॉइंट्स आपके कंटेंट के अंदर कवर होने चाहिए, उनके यूनिक पॉइंट्स भी, उनके कॉमन पॉइंट्स भी, और आपके कंटेंट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी यूनिक बात भी होनी चाहिए जो आपके कंटेंट को दूसरे के कंटेंट से डिफरेंट करे और आपके कंटेंट को क्वालिटी प्रोवाइड करे। तो इसका जो थिन कंटेंट का ऑपोजिट हो जाएगा क्वालिटी कंटेंट, यानी आपका क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, थिन कंटेंट नहीं होना चाहिए। इसकी अंदर मैंने लिखा हुआ कि इट्स इंक्रीजेस बाउंस रेट। आपका जब कंटेंट थिन होगा तो आपका बाउंस रेट भी जो है वो इंक्रीज होगा। बाउंस रेट का क्या मतलब है? वर्ड से ही पता चल रहा है, मैं पहले बता चुका हूँ कि एसईओ के अंदर हर जो वर्ड है उससे आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या। बाउंस रेट का मतलब है कि कोई आपकी वेबसाइट पे आया, उसको आपकी वेबसाइट पसंद नहीं आई, वो आपकी वेबसाइट से फ़ौरन जो है बैक करके वापस गूगल पे चला गया, तो आपका इस चीज़ को कह देंगे कि वो यूज़र आपकी वेबसाइट से बाउंस बैक कर गया। तो आपका जो बाउंस रेट है वो ज़्यादा हो जाता है अगर आपका जो है वो थिन कंटेंट हो। ऑब्वियसली अगर कोई आया, उसने आपकी वेबसाइट पे लैंड हुआ, कुछ पसंद ना आया तो वापस चला गया, तो आपको तो ये जो है एक नेगेटिव चीज़ हुई। होना ये चाहिए था कि कोई आपके वेब पेज पे आए तो पूरा कंटेंट रीड करे तसल्ली से, उसके बाद जाए। अगर कोई आप चीज़ सेल कर रहे हैं तो आपका कस्टमर बने, अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आपके पूरे ब्लॉग को एटलीस्ट रीड करे। तो इसलिए कहते हैं कि आपका थिन कंटेंट जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हो गया कीवर्ड स्टफिंग,
ये भी वर्ड से पता चल रहा है कि कीवर्ड का ओवर यूज़। अगर मेरा कैश फॉर कार ब्रिस्बेन है, मैंने हर लाइन के अंदर कैश फॉर कार ब्रिस्बेन ही लिखा हुआ है, तो मेरा बिल्कुल की जो है वो ब्लॉग रैंक नहीं ऐसे करेगा। में कॉल एंड होने वाली है तो लिंक से दूसरा होता है 10 सेकंड में। मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। यस यस। अच्छा, कहाँ पे था लास्ट, मुझे बताएं। कीवर्ड स्टफ, उसका कीवर्ड स्टफिंग। हाँ, कीवर्ड स्टफिंग। अच्छा, ये चीज़ें आप देखें कि पीछे जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं ना, वो सारी कंटेंट के रिलेटेड ही हैं। तो ये चीज़ें जब भी हमने कंटेंट लिखना है तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, कीवर्ड स्टफिंग आ गया पांचवा पॉइंट। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब है कि आपने अपने कीवर्ड को ओवर यूज़ नहीं करना। हर लाइन के अंदर आपने कीवर्ड लिखा हो इस अपनी थिंकिंग से कि मेरा जितनी ज़्यादा बार कीवर्ड यूज़ होगा तो शायद मैं रैंक कर जाऊंगा। तो पहले चलता था ये 2011 से पहले पहले, लेकिन जब से पांडा आया है और वो अपडेट होता होता 2016 के अंदर इतना पावरफुल और प्रॉपर एक गूगल का एल्गोरिदम बन चुका था, जिसके बाद से कीवर्ड स्टफिंग अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। तो अगर आपने हल्की सी भी कीवर्ड स्टफिंग की कोशिश की तो आपका जो कीवर्ड है वो आपका सॉरी वेब पेज जो है वो गूगल से आउट हो जाएगा। आगे यूज़र जनरेटेड स्पैम। यूज़र जनरेटेड स्पैम का ये मतलब है कि आपने अपने अगर ब्लॉग के अंदर कमेंट सेक्शन ऑन किया हुआ है, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कमेंट्स के अंदर लोग सिर्फ बैकलिंक्स ना बना रहे हों। ठीक है, ब्लॉग कमेंटिंग एक बैकलिंक की टाइप है, जिसके अंदर लोग क्या करते हैं कि दूसरे वेब पेजेस के नीचे जाते हैं और अपने ब्लॉग का लिंक दे देते हैं। उससे उनको एक बैकलिंक मिल जाता है, जिस तरह हम पीछे बैकलिंक्स की टाइप जो है वो पढ़ी थी। तो ब्लॉग कमेंट्स भी एक बैकलिंक का टाइप है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक मैं आपको इसकी एग्जांपल दे ही देता हूँ। ये मैं नीचे से एक अगर ब्लॉग खोलूँ तो आपको शायद यहाँ से मैं कोई दिखा सकूँ ऐसा ब्लॉग जिसके अंदर लोगों ने भर भर के बैकलिंक्स किए हुए हैं। जिस तरह ये 4 कमेंट्स हैं, अगर तो ये देखें, ये एक ब्लॉग है। इस ब्लॉग के नीचे 4 लोगों ने कमेंट किए हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर कमेंट करने नहीं आया। ये चारों लोग आए हैं, उनको बैकलिंक चाहिए। अब उसने नाइस नाइस आर्टिकल वगैरह तो लिख लिया है, लेकिन ये देखिए ये उसने एक लिंक क्रिएट किया हुआ है और इस लिंक के ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से इसकी वेबसाइट पे मूव कर जाऊंगा, तो इसने ये एक बैक लिंक बनाया हुआ है। इसी तरह यहाँ पर अगर चले जाएं तो थैंक्स फॉर शेयरिंग वगैरह उसने लिखा है, उसको असल में कोई ब्लॉग पसंद नहीं आया। यहाँ पे ये लोग ये भी आए हैं, तो इनका मोटिव है कि कमेंट जो है वो ब्लॉग कमेंट का एक जो बैकलिंक का टाइप है उसको यूज़ करते हुए एक बैकलिंक ले ले। इसी तरह यहाँ पर ये जो है कमेंट, ये भी जो है वो बैकलिंक की गर्ज से आया। इसमें से कोई भी ऐसा जेन्युइन कंटेंट नहीं है जो एक्चुअल में नीचे इसलिए आया हो कि वो यहाँ से एक इनके ब्लॉग की तारीफ करे, बल्कि वो सिर्फ इसीलिए आए हैं कि हमें यहाँ से एक बैकलिंक मिल जाए। तो आप लोगों ने जब भी एक ब्लॉग लिखना है, अब आप ये देखिए यहाँ पर तक तो ये कंटेंट ख़त्म हो गया, लेकिन गूगल क्रॉलर जब इसको यहाँ से ऊपर से क्रॉल करना शुरू करेगा, इस लाइन से आता 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 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाएगा, वो यहाँ से नीचे भी जाएगा और उसको यहाँ से यही लगेगा कि ये भी कंटेंट का ही नीचे पार्ट चल रहा है। ऑब्वियसली इतना वो पागल नहीं है, वो ये समझे कि ये एक्चुअल कंटेंट है, उसको पता है ये कमेंट सेक्शन है, लेकिन वो इस चीज़ को ज़रूर एनालाइज करेगा कि यहाँ पर नीचे लोग जो है एक्चुअल में सिर्फ लिंक्स ही ले रहे हैं, नीचे एक्चुअल में कोई इस ब्लॉग के लिए नहीं आया जो असल में किसी को पसंद आया। तो इस चीज़ को आप लोगों ने देखना है कि अपने कमेंट, बेशक अपने कंटेंट के अंदर कमेंट सेक्शन ऑन रखें, लेकिन उसके ऊपर एक अप्रूवल का होता है कि आप हर कमेंट को अप्रूव ना करें, बल्कि पहले आप उसको एनालाइज करके उसमें से अपनी मर्ज़ी के कमेंट्स को जो है वो अप्रूव कर सकते हैं। तो इस चीज़ ये यूज़र जनरेटेड स्पैम इसी को कहते हैं, क्योंकि जो कमेंट करते हैं वो आप नहीं करते। आपने जो है एडमिन ने सिर्फ जो कंटेंट पब्लिश करना है वो मेन उसके अंदर ब्लॉग के अंदर पब्लिश करना है। अब नीचे जो यूज़र्स करेंगे वो कमेंट्स होंगे, अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं उसको कमेंट्स के अंदर सिर्फ लिंक्स ही बनाए तो वो हो जाएगा आपका स्पैम। और उसकी वजह से भी आपको जो है कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। इससे इतना ज़्यादा आई थिंक नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर नीचे 2-3 हज़ार कमेंट आपके हैं और सारे के सारे कमेंट सिर्फ जो है बैकलिंक्स के रिलेटेड है, तो आपकी वेबसाइट को खतरा है। तो ऐसे कमेंट्स को आप अप्रूव ही ना करें जिसके अंदर आपको नज़र आए कि किसी ने बैकलिंक लेने की जो है वो कोशिश की हुई है। अच्छा, अब आ गया कि आपकी वेबसाइट लेट्स सपोज इनमें से किसी वजह से जो है हिट हो गई, उससे आपको जो है वो रिकवर कैसे करना है। तो अभी तो यहाँ पर लॉजिकल वे में आप सबको पता ही होगा कि किस तरह कवर करना है। अगर आपको
नज़र आ रहा है आपका जो है वो कंटेंट के अंदर रेलिवेंसी नहीं है, रीराइट करवाए राइटर से और उसके अंदर रेलिवेंसी का फैक्टर ख़त्म करें। आप अपनी वेबसाइट को देखें, डुप्लीकेट कंटेंट है तो असल यूनिक कंटेंट लिखवा ले। प्लेजरिज्म का इशू है तो उस प्लेजरिज्म वाले कंटेंट को रिप्लेस करवा ले। थिन कंटेंट है तो उसका भी सेम यही हाल है कि थिन कंटेंट जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है उसको रिप्लेस कर लें। कीवर्ड स्टफिंग है तो उसको रिमूव करें और राइटर को कहें या खुद ही अपना ऐसा कंटेंट तैयार करें जिसमें कीवर्ड स्टफिंग ना हो। अगर ये जो है जनरेटेड स्पैम वाला हो तो आप इसको जो है उसके ब्लॉक कमेंट्स को डिलीट करें। कौन हैंड रेस कर है? अच्छा, मैं कर रहा था। मैंने पूछना था कि जैसे अब अगर ये इसका खराब हो जाता है इसकी वजह से, पांडा बोट आके इसको खराब कर पांडा देते क्या? एल्गोरिदम। हाँ, पांडा एल्गोरिदम। तो अगर हम ये रिमूव कर देते तो खुद ही क्रॉल करेगा ना बाद में आया क्रॉलर, उसको दोबारा रैंक करने के लिए। आपने जिस वक्त भी कोई ना कोई चेंजेस करनी है ना, उसके बाद अपने आर्टिकल को इंडेक्स करवाना है गूगल सर्च कंसोल में जाके। आपको याद होगा मैंने आपको गूगल सर्च हाँ जी, कंसोल हाँ के जी। साथ बाकियों को तो नहीं करवाया था लेकिन जासिम को मैंने करवाया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अभी ये देखेंगे कि अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल से कैसे करना है। तो गूगल सर्च कंसोल के अंदर हम अपने आर्टिकल को दोबारा से जो है वो इंडेक्स की क्रॉलर को रिक्वेस्ट करेंगे तो इसको आके क्रॉल करो। वो जब नेक्स्ट टाइम क्रॉल करेगा तो हर 6 महीने में ना ये याद रखेंगे आप सबके, हर 6 महीने में गूगल की एक कोर अपडेट आती है। गूगल की कोर एल्गोरिदम अपडेट आती है हर 6 महीने बाद। वो आपकी क्या अगर होता है? एक वेबसाइट किसी कोर एल्गोरिदम के अंदर हिट हुई है ना, कोर अपडेट के अंदर, तो 6 महीने बाद जो अपडेट आएगी ना, उसके अंदर आपने अगर वो सारी अपनी उन 6 महीनों के दौरान वेबसाइट की फिक्सिस की तो नेक्स्ट अपडेट में आपकी वेबसाइट जो है वो सारी जो आपकी पिछली अपडेट के अंदर डैमेज हुआ होगा वो सारा रिकवर हो जाएगा। तो 6 महीने बाद ही होगा, उससे पहले नहीं हो सकता वो? नहीं नहीं नहीं, 6 महीने से पहले भी हो जाता है। अगर आपने, अगर आपकी वेबसाइट कंटेंट की वजह से वैसे कुछ ना कुछ रैंकिंग डाउन चल रही है ना, तो आपकी वेबसाइट जो है आप इस कंटेंट को रिप्लेस करेंगे ठीक हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ होती है कि आपको वेबसाइट के ऊपर गूगल की कोई पेनल्टी लग गई। पेनल्टी उसी सूरत में लगती है जब आपने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला किसी जो है वो गूगल की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की हो। यानी अब कोई जो दिमाग रखने वाला बंदा है वो बिल्कुल डुप्लीकेट कंटेंट तो नहीं डालेगा ना, या प्लेजरिज्म तो नहीं डालेगा ना। थिन कंटेंट हो सकता है डल जाए आपका, थिन कंटेंट में कभी कभी नहीं पता चलता क्वालिटी का, लेकिन वो उसके अंदर डुप्लीकेट वाला इशू नहीं होता। डुप्लीकेट वाला तो बहुत एक्सट्रीम केस है ना, आप किसी का कंटेंट चोरी कर रहे हैं। इसी तरह प्लेजरिज्म में भी बिल्कुल एक्सट्रीम केस है कि आप किसी का कंटेंट चोरी कर रहे हैं। तो इन दो के अंदर आपको बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। लेकिन ये कीवर्ड स्टफिंग वगैरह इनके अंदर जो है आप नॉर्मल अगर करें फिक्सेस तो आपकी वेबसाइट कुछ देर, 2 से 3 महीने के अंदर जो है वो नॉर्मल हालत में आ जाती है। लेकिन अगर मेजर हिट हो गई है आपकी कोर अपडेट की वजह से तो हर 6 महीने बाद आपकी गूगल की एक न्यू कोर अपडेट आती है। अभी जो लास्ट अपडेट आई थी कोर, ये आई थी 1-2 माह पहले ही आई है। उसके अंदर भी ये जो है कंटेंट को ही उन्होंने किया था, जिन वेबसाइट्स की कंटेंट की क्वालिटी अच्छी है उनको जो है उन्होंने इम्प्रूवमेंट दे दी थी, और वो भी गूगल पांडा के एल्गोरिदम को ही मजीद अपडेट किया गया था। ठीक है। अब आ गया कि अगर आपकी वेबसाइट लेट्स सपोज गूगल पांडा से हिट हो गई, अब उसको आप रिकवर कैसे करेंगे? तो सबसे पहला हम काम करेंगे, लेट्स सपोज अगर हमारे वेबसाइट के ऊपर 100 पेजेस है, तो उन सारे 100 पेजेस को हम चेक करेंगे कि इनके अंदर किन किन पेजेस के अंदर डुप्लीकेट कंटेंट यूज़ हुआ हुआ है। ठीक है। वो हमको जो है जो जो कंटेंट के अंदर नज़र आता है डुप्लीकेट है उन सारों को हम दोबारा से रीराइट करवाएँगे। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि प्लेजरिज़्म किन-किन पेजेज़ में है। जिन-जिन पेजेज़ में प्लेजरिज़्म है उसको रिमूव करवाएँगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि थिन कंटेंट कहाँ-कहाँ पे है उसको रिमूव करवाएँगे। फिर उसके बाद पूरी साइट का एक ऑडिट करेंगे। ऑडिट का मतलब होता है वेबसाइट के हर पेज को एक-एक पॉइंट को चेक करना। ठीक है? तो ऑडिट करने के बाद हम उसके अंदर से कीवर्ड स्टफिंग रिमूव करेंगे। यानी आप अपने, इसका हल ये है कि आप अपने कंटेंट को रिप्लेस करना पड़ेगा, जहाँ-जहाँ पे आपको जो है वो आता है डाउट। ठीक है? ठीक है। तो ये इसके है। और अब दूसरी बात ये है कि अगर आपकी पांडा से गूगल पांडा की अपडेट की वजह से कभी वेबसाइट हिट होती है, तो उससे रिकवर जो होना है उसका पीरियड इतना ज़्यादा नहीं होता। उसका पीरियड इतना ही होता है कि आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि किस-किस कंटेंट को मुझको जो है वो रिप्लेस करना है। आप अपने कंटेंट की क्वालिटी को ठीक करेंगे तो कुछ ही अरसे में आप देखेंगे आपकी वेबसाइट जो है वो अपडेट से रिकवर हो गई है। ठीक है। आज हमने जो है एक ही अपडेट को पढ़ा है, गूगल पांडा को। इसको आप सबने जो है वो थोड़ा-सा गूगल में डीपली रिसर्च करना है। गूगल पांडा आप लिखेंगे आपको यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएंगी, और दूसरा आपको गूगल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मटेरियल मिल जाएगा। अभी ये फर्स्ट अपडेट आज मैंने पढ़ाई है और इसके अंदर जो है अच्छा खासा टाइम लग गया। अभी इसके अंदर दूसरी जो अपडेट है गूगल
पिजन एल्गोरिदम की। गूगल पांडा तो आपको समझ आ गई, इसके ऊपर इतना ज़्यादा डीप में ना भी पढ़ें तो जो पॉइंट्स मैंने बताए इनको जहन में रखेंगे तो इनफ है, क्योंकि कंफ्यूज होंगे। आपने गूगल जो पिजन एल्गोरिदम है ना, इसको पढ़ के आना है कि पिजन एल्गोरिदम है क्या। इन वन लाइन में बता देता हूँ, जिस तरह गूगल पांडा जो है वो कंटेंट को देखता है, गूगल पिजन जो है ये देखता है हमारे बैकलिंक्स को। ठीक है, ये मैं वन लाइनर अभी मैंने आपको दिया है। बाकी इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं ये आप लोग थोड़ा सा खुद से रिसर्च करना। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी इसके अंदर हम जो है कोशिश करूँगा मैं जितने भी हमारे दूसरे मेजर एल्गोरिदम है ना वो सारे पढ़ें, जिसमें हमारा इस टाइम जो मैंने नोट किए हैं तकरीबन 8 एल्गोरिदम है जो मोस्टली पूछे जाते हैं में, जो क्या कहते हैं इनिशियल लेवल के जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसके अंदर। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये जो 8 एल्गोरिदम्स है ना इनके बारे में आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल जाए और बहुत ही आसान वर्डिंग में पता चल जाए। अभी अगर आप गूगल पिजन को लिखेंगे ना इसके अंदर गूगल में, तो आपको इतनी मुश्किल वर्डिंग आएगी, पहले तो आपको घंटा ये समझने में लग जाएगा कि ये बैकलिंक्स को जो है वो देखता है। तो वन लाइनर इसका यही है कि गूगल पिजन जो है वो बैकलिंक्स को देखता है। अच्छा, अभी क्लास ख़त्म होने के बाद मैं आप लोगों से एक वेबसाइट के क्रेडेंशियल शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने ये करना है कि उस वेबसाइट के ऊपर सबने एक अकाउंट क्रिएट करना है। ये आज का होमवर्क मैं बता रहा हूँ। एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके अंदर सबसे पहले रजिस्टर होंगे। रजिस्टर होने के बाद आपको जो है उसके ऊपर अकाउंट ऑब्वियसली जब रजिस्टर करेंगे और अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि चैट जीपीटी से एक आर्टिकल लिखना है, वर्डप्रेस के बैकएंड पे जाना है, वहाँ पर जो है उस आर्टिकल को आप लोगों ने पब्लिश कर देना है। ठीक है, मैं आप लोगों को छोटा सा एक डेमो दिखा देता हूँ अभी, बस 4 से 5 मिनट में हम क्लास को जो है वो एंड कर रहे हैं। नहीं, स्क्रीन तो नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही? अब आई है। अच्छा, ये आ रही है। वेबसाइट है, ये आज ही 7 भाई ने पब्लिश किया था आर्टिकल। आप लोगों ने इस वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले आकर सबसे पहला जो काम करना है वो वही वहाँ पे इसको जो एंड हो रही है ना इसकी डोमेन uhow.us, इसके एंड पे /wp-admin लिखना है। ठीक है, wp-admin, ये मैं ग्रुप में जो है वो डाल दूंगा इस वेबसाइट के एंड में। और ये क्यों लिखना है, क्योंकि किसी भी वर्डप्रेस के बैक एंड पे जाने के लिए ये वाला आपको जो है वो कोड लिखना ही लिखना है। ये आप जैसे ही इसको एंटर करके ये वाला एड्रेस लिखकर आप एंटर करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये हो गया। अब यहाँ पे आपको क्रेडेंशियल कौन से डालने हैं, ये क्रेडेंशियल डालने के लिए ये देखें आप नीचे आपको रजिस्टर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, रजिस्टर पे क्लिक करना है। थोड़ा सा मेरा इंटरनेट स्लो है। ठीक है, जैसे रजिस्टर पे करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आ जाएंगे, यूज़र नेम और ईमेल। यूज़र नेम आप कोई भी रख सकते हैं, क्योंकि यूज़र नेम को यूज़ करते हुए बाद में हम जो है वो लॉगिन करेंगे। यूज़र नेम मैंने ऐसा रखा, और ईमेल आपने वो वाला यहाँ पे रखना है जौन सा ईमेल आप लोगों को जो है यहाँ पे लॉग्ड इन हो, ताकि हमें जो है अकाउंट बनाने में वहाँ पे पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन मिल जाए। यहाँ पे मैंने अपना कोई यूज़र नेम रखा, यूज़र नेम मैं याद रखूँगा। यहाँ पे मैंने ईमेल डाला और यहाँ पे मैंने रजिस्टर का ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ठीक है, मैंने यहाँ पर जो है ना पहले रजिस्टर किया हुआ है इसलिए मैं नहीं हो पा रहा। यहाँ पे जैसे ही मैं रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर लूँगा ना, उसके बाद मुझे एक ईमेल आएगी। आपने अपने जीमेल में जाना है, उसके बाद वहाँ पे आपको एक वर्डप्रेस की तरफ से ईमेल आई होगी, उसके अंदर जो लिंक होगा उस पर आप क्लिक करना। आपको सामने आ जाएगा कि पासवर्ड रीसेट करें। उधर जो आप पासवर्ड रीसेट करेंगे वो वाला पासवर्ड, और यहाँ पर जो यूज़र नेम है ये वाला यूज़र नेम, इस यूज़र नेम और पासवर्ड को यूज़ करते हुए आप लोग जो है WP एडमिन के अंदर यहाँ पे इस वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन होंगे। ठीक है, वर्डप्रेस में लॉगिन होने के बाद वही वाला इंटरफेस आ जाएगा जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, आप पिछली क्लास में देख लेना। अभी मैं सारा वो जो है वो रिपीट नहीं करूँगा। क्रेडेंशियल का लोगों को इशू आ रहा था कि क्रेडेंशियल कहाँ से लें, तो अभी मैंने बता दिया, यहाँ से रजिस्टर करें, अपना अकाउंट बनाएं और अपने ही क्रेडेंशियल से जो है इस वेबसाइट में लॉगिन हो। और इसके बाद चैट जीपीटी से एक आर्टिकल लिखवाना है। आर्टिकल के अंदर सिर्फ आप लोगों ने उसको पब्लिश नहीं कर देना, प्रॉपर जो है आर्टिकल के आपने मेटा टैग्स लिखने हैं। ठीक है, यानी मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। और दूसरा नंबर पे उसके अंदर इमेज लगानी है। तीसरे नंबर पे आपने उसके अंदर जो है वो एंकर टेक्स्ट लगाना है। एंकर टेक्स्ट कौन सा लगाना है,
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या डिजिटल मार्केटिंग या इसी के रिलेटेड जो है ना आप लोगों ने एंकर टेक्स्ट लगाना है और इसके अंदर आप लोगों ने वही यूज़ करना है लिंक जो मैंने आपको लिंक जो है वो शेयर किया था रज़ा मार्केटिंग हब वाला, उसको आप एंकर के अंदर जो है वो यूज़ करना बैक लिंक के कब लिए। शेयर किया था? मेरे पास तो नहीं आया यार। मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ इसी ग्रुप में, रज़ा मार्केटिंग हब वाला ये आ गया। और इसके इस लिंक के रिलेटेड आप लोगों ने जो है ना कोई भी ऐसा एंकर यूज़ कर सकते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो। उसके अंदर आप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी कर ले, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर ले, एसईओ कोर्स कर ले, यानी कोई भी कीवर्ड यूज़ कर लें। बस उसकी नीश जो है ना वो डिजिटल मार्केटिंग की होनी चाहिए और टाइटल भी आपको ही ऐसा सेलेक्ट करना जो डिजिटल मार्केटिंग की ही नीश का हो। तो उसको आप पब्लिश करें, पब्लिश करके मेरे साथ जो है उसको इस ग्रुप के अंदर जो है वो उसके अच्छा लाइव एहसन जो भाई, वो यूआरएल होगा वो शेयर करना जी। टाइटल में तो कीवर्ड हमने यूज करना है ना? नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है टाइटल में आप कीवर्ड लिखें। टाइटल आपका ऐसा होना चाहिए जो टाइटल डिजिटल मार्केटिंग के किसी टॉपिक को कवर कर रहा हो। अगर आपका कीवर्ड आपने एसईओ रखा है तो फिर तो टाइटल में ऑटोमेटिकली आपका कीवर्ड आ जाएगा। कीवर्ड नहीं आपने मतलब वो बेटर नहीं हो जाएगा अगर टाइटल में आता है ना कीवर्ड, तो वो फिर ये ज्यादा ठीक रहता है। हाँ बेटर हो जाएगा अगर आप प्रॉपर उस वे में लिखें ना जिस तरह मैंने आपको आज बताया, यहाँ यहाँ पे कीवर्ड होना चाहिए आपका। तो फिर आप उस वाली जो है वो उसको स्ट्रेटेजी को यूज़ करें। लेकिन हम बैकलिंक लेने के लिए ना ये करते होते हैं कि बैकलिंक के अंदर हमारा कीवर्ड जो है ना एक दफ़ा एंकर में आ जाए। एंकर में जब हमारा कीवर्ड आ जाता है तो हमको जो लिंक जूस मिलता है ना वो बिल्कुल ठीक एंकर से मिलता है। यानी अगर मैंने अपनी वेबसाइट को एसईओ के कीवर्ड पर रैंक करवाना है ना तो एसईओ के एंकर के अंदर मुझे वो यूआरएल जो है वो प्लेस कर देना है। ठीक है। बाकी अगर किसी को इस वेबसाइट के अंदर कुछ कंफ्यूजन होगी तो वो मुझसे जो है वो इस वेबसाइट का जो पूछ ले तो मैं उसको बता दूंगा। ठीक है। किसी को आज की कोई अगर कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ ले, नहीं तो फिर हम एंड करते हैं। हाँ बस ये क्लास रिकॉर्ड हुई है ना, क्योंकि मैं आया ही तकरीबन 11 बजे हूँ। दुआ करें हो गई क्या हुआ? हो गई है। क्या हो गया? मेरे ना क्लास लीव हो गई, पता नहीं क्यों। ठीक है, देख लेना, मैंने होमवर्क दिया है, एक गेस्ट पोस्ट पब्लिश करनी है। जिस तरह सात भाई की गेस्ट पोस्ट आप सब के लिए एग्जांपल है, उन्होंने जो है बॉयज़ वाले ग्रुप में शेयर की थी, मैं गर्ल्स वाले ग्रुप में वो जो सेम जो वो पोस्ट है ना उसको क्या कहते हैं फॉरवर्ड कर दूंगा, तो उसको आप लोग देख लेना कि उन लोगों ने किस तरह यूज़ किया। उधर से आपको जो है आइडिया हो जाएगा। ठीक है। बाकी टाइटल्स आपने अपनी मर्ज़ी से खुद ही सर्च करने हैं, जिसमें जो भी जिसको भी इंटरेस्ट है अपनी मर्ज़ी से टाइटल को जो है गूगल चैट जीपीटी से लिखवा ले और इस के अंदर जो है वो पब्लिश करवाए। ठीक है, आज की क्लास को एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल जो है वो हम कल कह रहा हूँ जुमेरात को दोबारा मिलेंगे। ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।